हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 आईसीएससी मैथ्स का फर्स्ट मॉक पेपर्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं और वो पेपर हम कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे करेंगे शुरुआत में और उसके बाद अगर स्पीड बढ़ेगी भी तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी। हम फटाफट इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्लास 10 आईसीएससी के पेपर के अंदर सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों करने होते हैं। सेक्शन बी में भी आपको 4 करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। अब आप शुरू करते हैं कि कहां से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 13530 इफ द जीएसटी इज 8%, फाइंड द बेसिक प्राइस। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें बेसिक प्राइस को x ले लिया। तो अगर x बेसिक प्राइस है तो फिर हम सॉल्विंग कैसे करेंगे, जरा उसको समझते हैं। बेसिक प्राइस x लिया तो x प्लस 8% ऑफ x, डायरेक्ट जीएसटी लगाना है, इज इक्वल टू 13530 and that will become 108x by 100 is equal to 13530. X is equal to 13530 into 100 upon 108. इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 25 और 27 आ रहा है। अब आपने डायरेक्ट डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लेनी है एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इसको हमने एक लेवल सिंप्लीफाई करना था, मैंने मेथड बता दिया कि x लिया और x पर जीएसटी ऐड किया। जीएसटी ऐड करके जो वैल्यू बनती है that we can divide and find out the value. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये यही क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, उसके जो रूट्स का सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत के क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर। किसका फैक्टर है ऑफ, एक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, x विल बी इक्वल टू 2। जब आपने 2 रखा तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 is equal to 0. 8 plus 8 minus 2k plus 10 is equal to 0. 2k is equal to कितना आ गया 26. 16 plus 10 26. k is coming 13. Is there any answer like 13? हाँ जी, आंसर है 13। इसका पार्ट आ गया C. Let's go to the next question. Question number 4 आ गया हमारे पास। Question number 4 में डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हैं 2 and find a plus 2b। हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है आप इसको ऐसे लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को 3 0 0 5 और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है डायगोनल 2 0 -3 और 0। अब आपसे कहा जा रहा है a प्लस 2b निकालना है। तो a कितना है 3 0 0 5 प्लस 2b कितना है, b का वैल्यू हमारे को दिया हुआ है 2 0 एंड यहां पर आएगा 0 -3। ये गलत लिखा हमने, 0 -3, तो इसका मतलब 0 -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3 0 0 5 प्लस 4 0 0 -6 एंड द वैल्यू इज कमिंग 7 0 एंड देन 0 -1। दिस इज द आंसर। तो ऐसा कोई ऑप्शन बनता है? यस, ऑप्शन नंबर डी मिलता है हमारे को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 5। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, पर क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। शुरुआत इजी से करेंगे, धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे क्वेश्चंस। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट टर्म -5 है, सेकंड टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस आएगा 1 माइनस -5, दैट इज कमिंग 6। कॉमन डिफरेंस मिल गया एंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। तो 15th टर्म के लिए जो फार्मूला होता है a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a is what first term -5 plus 14 into d. d is what 6. 14 6 जा कितना हो गया 84 -5, it is coming 79. So this is the answer. आंसर आ गया 79। ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया। Let's go to the next question. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। State the coordinates of the point 2, 2 after reflection in the x-axis. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब x एक्सिस का रिफ्लेक्शन होता है तो y चेंज होता है, y का रिफ्लेक्शन होता है तो x चेंज होता है। तो इसका मतलब हमारे पास x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो y चेंज होगा और आंसर आ जाएगा 2, -2। दैट इज द आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और ध्यान से समझेंगे, कभी कभी क्वेश्चन एकदम टफ हो जाएंगे और वो होने भी वाले हैं।
because in the figure given below LM is parallel to QR. Now he is asking the value of PL. PL को मैंने x assume कर लिया, तो कहता है x upon 14.4 is equal to 3.6 upon 10.8. तो ये आ गया 3, x is equal to 14.4 upon 3 and 3 4s are 12 और यहाँ पर जब 12 24 और यहाँ से 4.8, तो आंसर इज कमिंग व्हाट 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑप्शन बना क्वेश्चन नंबर 7 का। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 16 मीटर हाई सॉलिड कोन इज 33 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बेस का जो सर्कमफरेंस दिया है वो 33 मिलीमीटर दिया है और हाइट दे रखी है 16। तो हाइट इज 16, उसके साथ सर्कमफरेंस 2 पाई r दे रखा है आपको 33। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 33 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, 11 2 11 3 21/4 रेडियस मिल गई। अब रेडियस के बाद आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की जगह लिखेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू मेरे पास आ रही 21/4 इंटू 21/4 और इंटू हाइट दी है 16। तो ये तो हाइट से तो कट ही जाएगा, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 3 से 3 भी कट गया। ये वैल्यू बचती है हमारे पास में सिर्फ 22 इंटू 21। 22 इंटू 21 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 462 आंसर आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहां पर हम ये एज्यूम करके चलेंगे दिस बिलोंग्स टू किससे, होल नंबर से। तो होल नंबर से जो क्वेश्चन बनेगा तब क्या ऑप्शन आएगा, और क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है x + 1 इज लेसर देन इक्वल टू 3, तो x लेसर देन इक्वल टू 2 आ गया। अगर होल नंबर होगा तो 0 1 2 आ जाएगा, और अगर नेचुरल नंबर होगा तो 1 2। तो फिलहाल अभी होल नंबर यहां पर मैंने क्वेश्चन देखा था तो होल नंबर है, तो 0 1 और 2 ले लेते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 10। Which of the following cannot be the probability of an event? भैया मैं बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी में आंसर 1 से ज्यादा आ जाए तो खुद को खुद वहीं 0 दे देना, किसी के देने की जरूरत नहीं है। और वही करना है आपने कि यहां पर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रही है, 15% है, 15% मतलब 0.15 आ गई, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये वाले में ही गड़बड़ है। 3/2 किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी जब भी होगी वो 1 से कम होगी या फिर 1 के इक्वल होगी, लेकिन 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज आपको कभी नहीं मिलेंगे। गिवन दैट a is equal to 1 2 4x3, b is equal to इतना, are two equal matrices, find the value of a। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 1 और 2 और 4x और 3 जो वैल्यूज हैं ये इक्वल रखूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 4x is equal to 8 and x is equal to 2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, x का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट 1, -1, a डिवाइड्स -5, 4 एंड 3, -2। तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है -5, 4 है और दूसरा हमारे पास में दिया b 3, -2। अब यहां पर पॉइंट बोलता है p -1, a और द रेशियो इज इक्वल टू ms/n। रेशियो मेरे पास ms/n है। अब मैं ms/n निकाल सकता हूं और उसके बाद a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो ms/n के लिए -1 इज इक्वल टू 3 इंटू a -5 इंटू n अपॉन m+n। यह आ जाएगा -m-n इज इक्वल टू a की जगह मैं लिख दूंगा m इंटू 3 और उसके बाद n इंटू -5। तो यहां पर m आएगा, यहां पर a नहीं आएगा। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3m - 5n, तो ये आ गया मेरे पास 4n इज इक्वल टू 2m। तो इसका मतलब m/n कितना आ गया 2/1। तो रेशियो इज कमिंग 2:1। अब आपको a निकालना है, तो a कैसे निकलेगा। a निकालने के लिए अब m2 आ गया और ये 1 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 इंटू -2 और प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 + 1। तो ये तो 0 आ रहा है, a का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, हमारे को ऑप्शन मिल गए। ऑप्शन में हमारे पास में पहले तो बोलते हैं हेंस फाइंड a का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये -1 था,
-1 इज इक्वल टू 3 इंटू एम, और यहाँ -5n अपॉन m प्लस एन माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 3m माइनस 5n। जब ये टर्म इधर आती है 5n माइनस n 4n हो गया, 3m प्लस 4m, ये 4m आएगा, और m/1 ये आ गया हमारे पास में 1/1। और जब 1/1 आएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, और जब मिड पॉइंट हो गया तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी वो निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस -2 अपॉन 2, तो a is coming 2/2, it's coming 1. Is there any option? Yes, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ रहा है। पहले छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा सकता था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या कहता है? 13 ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक थ्योरम लगेगी, दैट द एंगल ड्रॉन इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कैसे होगा? ये 45 मेरे पास है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी 45 आ जाएगा, और y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज दे लाई इन द सेम सेगमेंट। दैट मींस x इज इक्वल टू अगेन 45, एंड ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ PQB। PQB इज x एंड x इज व्हाट, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 14। 14 क्या है? इन एन AP नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, कॉमन डिफरेंस इज -3, nth टर्म इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऐसे बिल्कुल प्लेट में डाल के क्वेश्चन दिया है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -3। 10 प्लस 12 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 22। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, वी हैव ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी आ रहा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 15। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग। भाई मीडियन निकालने के लिए हमेशा का तरीका रहता है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहला काम है आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास है -8, -7, -5, फिर -3, और -3 के बाद फिर जो सीधे सीधे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, 1, 2, 3 है कि नहीं? नहीं, 3 नहीं है। उसके बाद 4, फिर बाकी कोई टर्म नहीं है, फिर 9 आ रही है डायरेक्ट। कितनी टर्म्स आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 टर्म्स हैं, तो मीडियन आएगी 9 प्लस 1/2। एथ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कौन सी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म 0 आ रही है, मीडियन आ गया मेरे पास में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि आप नंबर वाइज ले लेंगे, सेक्शन वाइज तो पेपर दिया, लेकिन नंबर वाइज हमने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 + 3 + 4 मार्क्स, 10 मार्क्स के होते हैं। हमने सीधे सीधे नंबर्स में डिवाइड कर दिया है क्वेश्चंस को। तो अब आते हैं। विशाल हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी। तो भाई कितना पैसा मिलेगा इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए पहला काम आता है इंटरेस्ट निकालना। यहाँ आते हैं 36 मंथ्स, तो फिर मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा? 36 इंटू 36 + 1 इंटू जो मंथली पेमेंट था वो 2000 था। ये हमारे पास क्वालिफाइंग बैलेंस हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग बैलेंस। क्वालिफाइंग बैलेंस वो होता है जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये इतना क्वालिफाइंग बैलेंस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10, इंटू इसमें टाइम लिया जाता है हमेशा 1/12। बैंकिंग के क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे टाइमिंग 1/12 लिया जाता है। जब आपने टर्म्स को काटा तो काट लिया 12 से, यहां पर ये जो कटेगी टर्म ये कितनी आएगी? 12 से ये 3 आ रही है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया भाई? ये 2 से 20, ये 10 आ गया। 30 इंटू 37 और इंटू 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है 00, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11, 11,100 रुपए तो इंटरेस्ट आ गया भाई का। तो फिर उसने पैसे मिलेंगे कितने? मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आएगी? NX + I। तो NX + I का मतलब 36 इंटू 2000 प्लस 11,100, ये कितना हो गया? 72,000। 36 महीने थे प्लस 11,100। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 00 आ गया, 1 आ गया, 3 और उसके बाद 83100। ये डिजिट जो है, ये वैल्यूज जो है, ये हमेशा
ये 83100 वाला क्वेश्चन कई बार उल्टा भी आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स पूछते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे एमएल अग्रवाल में लास्ट क्वेश्चन है, 10th या 11th क्वेश्चन है, और लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू 831 दे रखी है और उसमें एन नंबर ऑफ ईयर्स पूछा जाता है, नंबर ऑफ मंथ्स पूछा जाता है, आंसर भी 3 आता है। थोड़ा इस क्वेश्चन को याद भी रख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक बनती है। खैर मैं क्वेश्चन याद कराने के लिए नहीं खड़ा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या कहता है, इन अ रेजिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इज 3:31 बिफोर अ बैटल। In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed. The ratio between the number of officers and the number of soldiers becomes 1:13. Find the number of soldiers and officers in the regiment before the battle. Battle से पहले कितनी होगी? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमने मान लिया पहला केस है 3 और 31, तो एक हो गया 3x और दूसरा हो गया 31x। अब इसमें से कितने कितने माइनस करने हैं? दोज हु डाइड, तो उसमें बोलता है क्या 6 ऑफिसर हैं और 22 सोल्जर्स हैं, तो इसका मतलब 3x माइनस कितना 6, और उसके बाद में 31x माइनस कितना रहा 22, एंड द रेशियो इज कमिंग व्हाट 1:13। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39x माइनस 13 6 78 इज इक्वल टू 31x माइनस 22। अब जब टर्म्स को एक तरफ लेते हैं तो 39 माइनस 31 8x इज इक्वल टू 78 माइनस 22 6, और यहां कितना आएगा 56, x का वैल्यू आ गया 7। तो इसका मतलब पहले कितने बंदे थे, तो पहले थे 3 7 जा 21, 21 ऑफिसर थे और 7 217 जो थे मेरे पास में सोल्जर्स थे। 7 से मल्टीप्लाई किया 217 सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे 21। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रूव द आइडेंटिटी sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। इसमें हमने दो पेयर बनाने, एक sin स्क्वायर a वाला और एक बनना है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन, अगले पेज पर कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b और प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और लास्ट में आता है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो हमने पेयरिंग कर दी, इन दो की पेयरिंग कर दी, इन दो की पेयरिंग कर दी, तो यहां क्या मिलेगा भाई, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। This value is coming 1, this value is also coming 1. Then again sin square a plus cos square a, the final answer will be 1. तो ये आइडेंटिटी प्रूविंग के लिए आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायमीटर ऑफ अ रोलर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 1.5 मीटर। इट टेक्स 100 revolutions to level a playground. Find the cost of leveling the ground at the rate of इतना। तो भाई रोलर का डायमीटर कितना है, तो डायमीटर दिया है 1.5 मतलब 3/2, तो आर आ गया 3/4। ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन लेंगे तो बेटर रहेगा। तो रेडियस आ गई मेरे पास और उसके साथ साथ सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है, तो लेंथ का मतलब हाइट दी है 84 सेंटीमीटर, 84/100 कर दिया 0.84, या फिर 84/100 को और सिंप्लीफाई करूंगा तो 21/25 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे आएगा, कहता है कितने चक्कर मारे 100 इंटू 2πRH, तो 100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, व्हाट इज द रेडियस हियर 3/4 इंटू हाइट कितनी है 21/25, 7 3 जा 21, और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां क्या मिलेगा 25 से एक कटा 4 और 4 से एक कटा, तो यहां गया 44 इंटू 9, 44 इंटू 9 का मतलब 9 4 36, 9 4 36, 396 आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। कॉस्टिंग बता रखी है 0.50 पर स्क्वायर मीटर, तो भाई कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी 0.50 इंटू 396। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी ₹198 आपको मिल जाएंगे इसके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर 3,1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB सच दैट AP is to PB is 3 is to 2 is to 3। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी रेशियो में एग्जैक्ट नहीं बताता कौन सा है, तो फिर दोनों साइड लेकर के सॉल्व करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
यहां पर रेशियो बता दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो मैंने ए को ले लिया a, 0 और बी को ले लिया 0, b। तो पहला केस है 3, 1। तो भाई इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो AP is to PB, तो 3 इज इक्वल टू, ये 2 is to 3 दिया है, तो 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 into 0 प्लस 3 into A अपॉन 2 प्लस 3। ये कितना आ गया, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3A, तो A इज इक्वल टू आ गया 5। A का वैल्यू मिल गया। उसके बाद बोलता है कि B की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो 1 इज इक्वल टू 3 into 0 प्लस 2 into B अपॉन 3 प्लस 2, 2B इज इक्वल टू 5 और B का वैल्यू आ गया 5/2। सो आई एम गेटिंग बोथ द आंसर्स ऑफ A एंड B। तो A एंड B का मतलब कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो आपको कोऑर्डिनेट बना के दे सकते हैं। स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ये आप बनाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, इतना स्कोरिंग क्वेश्चन कि जिसके अंदर बिल्कुल आपके तुरंत हाथ के हाथ मार्क्स तैयार हो जाते हैं। हिस्टोग्राम बना करके आपको फाइंड करना है मोड। आई थिंक आई शुड लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज इसमें ग्राफ चाहिए होगा। ग्राफ में आप बनाएंगे और सबसे हाईएस्ट वाला जो बार आएगा उस बार के एक डायगोनल को इधर से मीट करेंगे। जो भी मिडल पॉइंट आएगा उसको आप नीचे पॉइंट आउट कर देंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर मोड। आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। मैं इतना विश्वास करता हूं कि बच्चे ये कर पाएंगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर A and A is equal to इतना, B इतना, C इतना, D इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अच्छा जी, एंड इक्वेशन ऑफ BD। चलिए भाई, पैरेललोग्राम की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेट लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट है x, y, B का दे रखा है 5, 8, C का दे रखा है आपको कोऑर्डिनेट 4, 7 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4। AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट होगा। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना आएगा, 5 + 2/2 एंड दूसरा आएगा 8 - 4/2, तो इट इज कमिंग 7/2, 2। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो मिड पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा AC का, तो इसका मतलब x + 4/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/2, तो x इज कमिंग 3। उसके बाद y + 7/2 इज इक्वल टू 2, तो y + 7 आ गया मेरे पास 4 और y इज कमिंग 3। सो आई एम गेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y। उसके बाद बोलता है हमसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। तो BD की इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला विल बी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाइड विद x - x1 एंड देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD। BD का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा इससे अगला एंड दैट इज 21 एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि एक थोड़ी सी ट्रिकी सी हमारे पास में इक्वेशन है। और यहां दिया क्या है, 2 sec² थीटा - sec4 थीटा और उसके बाद -2 cosec² थीटा प्लस cosec4 थीटा। भाई कैसे करेंगे सॉल्व? इस क्वेश्चन के अंदर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई भी करना है। तो 2 sec² थीटा - sec4 थीटा और 2 cosec² थीटा प्लस cosec4 थीटा। तो मैं इसको RHS से उठाऊंगा। RHS से कैसे लूंगा मैं, cot 4 थीटा, cot 4 A² - B², तो ये हो जाएगा cot² थीटा प्लस tan² थीटा इंटू cot² थीटा माइनस tan² थीटा। तो ये बनेगा मेरे पास cot² थीटा प्लस tan² थीटा इंटू cot² थीटा माइनस tan² थीटा। अब इससे फायदा क्या होगा सर? तो भाई फायदा ये होगा कि cot² को मैं लिख सकता हूं cosec² थीटा -1, इसको sec², तो ये बनेगा cosec² थीटा -1 और sec² थीटा -1, तो cosec² थीटा प्लस sec² थीटा -2 और यहाँ cot² को cosec² -1, इसको sec² -1, 1 1 कटेगा, तो यहां बनेगा cosec² थीटा माइनस sec² थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, मैं इन टर्म्स को खोलूंगा, इसको sec² थीटा को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा और sec² को भी सबसे मल्टीप्लाई करूंगा एंड दैट विल बी माय LHS। वो भी इसके इक्वल आ जाएगा LHS के। कैसे होगा जरा देख लीजिए, cosec की पावर 4 थीटा
प्लस आ जाएगा मेरे पास में कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो आ ही गया। उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस सेक 4 थीटा, और उसके बाद +2 सेक स्क्वायर थीटा। तो भैया एक टर्म कटनी चाहिए और वो कट रही है, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये टर्म कटेगी, बाकी सारा का सारा एक्सप्रेशन LHS के इक्वल आ रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो भाई एपी की मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला काम होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो भाई लास्ट टर्म कितनी है? 111। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। कॉमन डिफरेंस है 3। 111 is equal to 3 plus n minus 1 into common difference is 3. It's coming what? 108 is equal to n minus 1 into 3. ये आ गया n minus 1 is equal to 36, n आ गया 37। तो मिडिल टर्म क्या होगी? मिडिल टर्म होगी 37 plus 1 by 2, 38 by 2, 19th टर्म। तो 19th टर्म क्या से निकालेंगे? 19th टर्म निकलेगी a plus 19 minus 1 into d। तो 3 plus 19 minus 1 कितना हो गया? 18 3 जा 54 plus 3, इट्स कमिंग व्हाट? 57। तो 57 हमारे पास में आंसर हो जाएगा मिडिल टर्म का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स 23। 2 persons Mohan and Sohan went to eat masala dosa and utpam at Shri Ratnam restaurant। ठीक है, the rate of masala dosa and utpam are इतना इतना respectively and the rate of GST for these food items is 5%. Calculate the net payable amount paid by Mohan and Sohan। तो भाई इनके GST साथ में लग जाएंगे, तो अमाउंट पेड कितना आएगा डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। 145 रुपए का डोसा था इंटू 100 प्लस 5/100। उसके बाद 150 रुपए का उत्पम था 100 प्लस 5/100। दिस कैलकुलेशन आई एम लीविंग फॉर यू, दिस इज द फाइनल अमाउंट पेड, क्योंकि अमाउंट प्लस 5% जीएसटी, फिर अमाउंट प्लस 5% जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 24। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज √5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -2 √5। तो भाई प्रोडक्ट कितना है? -2 √5। तो इसका मतलब फिर एक और दूसरा, अगर अल्फा मेरे पास √5 है तो बीटा कितना होगा? तो कहता है -2 √5/√5। तो इट्स कमिंग व्हाट? -2। अब मेरे पास दोनों रूट्स मिल गए, इक्वेशन निकाल सकता हूं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? तो √5 - 2 इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -2 √5 एंड इज इक्वल टू 0। And this is the final equation. Let's come to the next question. Next question क्या कहता है? इसको सुनते हैं। Evaluate 4 sin 30 और उसके बाद फिर 2 cos 60 sin 60। हाँ ठीक है, और इसकी वैल्यूज में आपको क्या करना है? सिंपल सा काम है कि यहाँ ये एक्चुअली ये एक मैट्रिक्स है और वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। Prove that the area of an equilateral triangle described on the sides of a square is half the area of equilateral triangle described on its diagonal। तो भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड पर बनाया गया, इसका एरिया, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो था वो किस पर बनाया गया? डायगोनल पे बनाया गया। तो पहला केस में साइड कितनी है? A। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एट साइड √3/4 A², और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एट डायगोनल √3/4 इंटू A²। तो A की वैल्यू कितनी भाई? A√2 का, A√2 का स्क्वायर कितना होगा? 2A²। अब बताओ डायगोनल का एरिया ज्यादा है कि साइड का? तो कहता है साइड का जो है एरिया हाफ होगा, किसका? डायगोनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज। भाई सीधा सीधा फैक्टराइज करने की कमांड आ गई हमारे पास में। 2x³ - x² -13x + 6। तो लास्ट टर्म के फैक्टर्स किए जाते हैं 1 × 2 × 3। तो पहला काम x - 1 पे चेक करूंगा, x + 1 पे, x - 2 x + 2 और x - 3 x + 3। तो पहला केस में अगर x = 1 पे करूंगा तो नहीं आएगा, x = -1 पर भी नहीं आएगा। I think we should go with x = 2।
2 पे ट्राई करते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 13 इंटू 2 हो गया प्लस 6 हो गया। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, माइनस 26 प्लस 6, इट्स कमिंग 0। इसका मतलब x माइनस 2 इज द फैक्टर। अब x माइनस 2 फैक्टर है तो फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, कहता है लॉन्ग डिवीजन होता है, x माइनस 2 से आपने डिवाइड करना है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। टू एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 5x स्क्वायर माइनस 13x, और उसके बाद प्लस 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस 3x प्लस 6 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x प्लस 6। अब ये बना 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसके फैक्टर्स करते हैं 6 से, तो 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, so these are the final factors x plus 3 to x minus 1 and x minus 2। अब इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स आते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ABCD है पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो A की वैल्यू दी है, B की दी है, C और D की दे रखी है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आ जाओ भाई कार्ड्स खेलते हैं। All cards whose numbers are multiples of 3 are removed। 3 के मल्टीपल वाले हटा दिए भाई। A card is now drawn at random। What is the probability that card drawn is? फेस कार्ड, तो कहता है फेस कार्ड पर किंग क्वीन जैक पर आप 3 के मल्टीपल हटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 3 के मल्टीपल होते क्या हैं 3, 6 और 9, यही होंगे आपके पास। तो इसका मतलब हर पार्ट में, हर तरह के सूट के अंदर आपको 3-3 कार्ड मिलेंगे। 4 सूट होते हैं, 12 कार्ड आपने निकाल दिए, 12 कार्ड निकाल दिए, इसका मतलब 52 में से 12 कार्ड निकल के कितने रह गए 40। 40 में से उसके बाद बोलता है फेस कार्ड, तो भाई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कहता है फेस कार्ड होते कितने 12 अपॉन 40 कितना आ गया हमारे पास में 3/10। सेकंड पार्ट इवन नंबर रेड कार्ड, तो इवन नंबर रेड कार्ड, तो भाई इवन नंबर का मतलब क्या होता है हमारे पास में 2 4 6। अब 2 4 6 हटा देंगे 8 10 आ जाएगा, तो 2 4 8 10 मतलब 4 हो गए। अब 2 4 8 10 इंटू 4 कर दिया, तो इसका मतलब 4 चौक 16 कार्ड आ गए। लेकिन इंटू 4 क्यों करेंगे, इंटू 2 करेंगे क्योंकि रेड कार्ड है। तो कितने हो गए 8/40। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी मिली 1/5, क्योंकि इसने रेड कार्ड की बात की है, उसने ब्लैक कार्ड दूसरे को इंक्लूड नहीं किया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 30 क्या कहता है, हेमीस्फेरिकल बोल of diameter 7.2 centimeter is completely filled with a chocolate sauce। एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस हो रहा है आजकल, वो भी हम करके दिखाएंगे। The sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8 centimeter। Find the height of cone। बहुत सिंपल सी बात है, एक हेमीस्फेरिकल बोल था, उस बोल के अंदर जितना चॉकलेट था उसको आपने कोन में डाल दिया जी। और कोन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी। दोनों के वॉल्यूम इक्वल रख देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, नए वाले जो उसका था तो उसके लिए 1/3 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच। वहां एक्स ले लिया, उसकी रेडियस को पाई से पाई कर, बढ़िया बढ़िया काम ये होता है कि पाई कट जाता है। अब पाई कटा तो 2 इंटू रेडियस कितनी है 7.2 का हाफ कितना होगा 3.6 होगा, का क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां रेडियस 4.8 का स्क्वायर इंटू एच निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फाइंड BCD कैसे निकाला जाएगा भाई साहब, ये दोनों पैरेलल हैं तो 105 है, तो ये कितना होगा 75। दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये 105 आएगा, ये 75 आएगा। बढ़िया भाई, क्योंकि सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स भी क्या होगा 180 और सम ऑफ अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा 180। सारे निकाल दिए, देखिए BCD निकल गया, ADC निकल गया, ABC निकल गया।
सारे एंगल हमारे निकल गए, सॉल्व हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन बता देते हैं एक बार फिर से। a plus d is equal to 180, sum of co-interior angles between two parallel lines. a plus c is equal to 180, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral. c plus b is equal to 180, co-interior angles का sum 180 होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। बढ़िया क्वेश्चन, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, दो इनइक्वालिटी का है, सॉल्व करते हैं, रियल नंबर के लिए है। और जब रियल नंबर का क्वेश्चन आता है, इसने कमांड में नहीं बोला है कि नंबर लाइन पर दिखाओ, वैसे नंबर लाइन पर दिखा लेना चाहिए रियल नंबर के अंदर। और अगर नहीं भी दिखाते तो फिर आपको उसको एक फॉर्म में लिखना पड़ता है, और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हायर क्लासेस में आते हैं, तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि आप सिंबॉलिक फॉर्म में, ग्रेटर देन लेसर देन की फॉर्म में आंसर जरूर छोड़ें, और अगर नहीं भी कहा तब भी रियल नंबर के केस में नंबर लाइन बना दिया कीजिए। तो शुरू करते हैं काम। अब यहां पर इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो क्या कहता है, x plus 1/2 is equal to is greater lesser than equal to 5 minus x/2। This term coming here, तो x plus x/2 is lesser than equal to 5 minus 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3x/2 is lesser than equal to 9/2। जब आप टर्म्स को सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कटा, तो x lesser than equal to कितना आ रहा है यहाँ पर 3। इसका एक तरीका रहता है, एक तमीज रहती है कि एडिंग दिस टर्म्स बोथ साइड्स, डिवाइडिंग दिस टर्म्स बोथ साइड्स, सो यू शुड डू दैट वे। ऐसा मत करना जैसे मानस सर ने कर दिया, काट पाट दिया, ऐसे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मैं उतना स्लो करूंगा तो फिर टाइम ही खराब होना और कुछ नहीं। आप लोगों के एग्जाम नजदीक है, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, बट वी हैव ऑलरेडी टॉट इन दैट वे। 5 minus x/2 is lesser than equal to 7/2, तो ये आ गया 5 minus 7/2 is lesser than equal to x/2। 10 minus 7, 3/2 is x greater than equal to 3 आ रहा है, और यहाँ x lesser than equal to 3 आ रहा है। भाई साहब अब क्या होगा, एक कह रहा है x greater than equal to 3, एक कह रहा है x lesser than equal to 3, तो इसका मतलब x is equal to 3 होगा। यही एक रियल नंबर होगा, क्योंकि एक में ग्रेटर देन बोल रहा है और एक में क्या बोल रहा है, लेसर देन। फाइनली x is equal to 3। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है मीन वाला क्वेश्चन, और मीन वाले क्वेश्चन में आपने एक और टेबल बना लेनी है, मिड वैल्यूज दे रखी हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से बोल रहा है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आप क्या करेंगे, तो कहता है मिड वैल्यूज के लिए पहले डी आई निकालेंगे। तो डी आई क्या होगा, एक एज्यूम्ड मीन को आप सब में से माइनस करेंगे, तो वैल्यूज क्या मिलेंगी, यही बना लेते हैं। तो डी आई की वैल्यूज क्या मिलेंगे, डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो 15 माइनस 35 कितना हो गया, माइनस 20। 20 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 15। ये माइनस 10, ये माइनस 5, ये 0, 5, 10, 15, 20। अब आप क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। यही तो क्वेश्चन है जो कि स्कोरिंग होते हैं, इन्हीं से तो आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से। तो एफ आई डी आई का मतलब क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, माइनस 100, ये कितना हो गया, 15 8 120, माइनस 110, माइनस 100 और 0, और उसके बाद 90, 130, 45, 20। और फार्मूला क्या होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आता है हमारे पास में शॉर्टकट मेथड। हमको क्या करना है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे हम, अब यूआई निकालेंगे। तो यूआई का मेथड क्या है, मैंने स्टेप डेविएशन से शॉर्टकट दिखा दिया। स्टेप डेविएशन में आपको एक्स आई माइनस ए अपॉन आई से भी करना पड़ेगा, मतलब सबको 5 से डिवाइड करके भी सॉल्व करना पड़ेगा। दैट यू नो, आसान है टॉपिक, इतना मुश्किल नहीं है जिसमें हम रुके, क्योंकि कोई बहुत तगड़ा कंसेप्ट नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। AB in triangle ABC, D and E are the points such that AB and AC respectively sorry, AD is equal to 2.4, A is equal to 3.2, AB is 6, find EC and AC। ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर बात कर पाएंगे हम। तो ट्राइंगल के अंदर क्या कह रहा है कि DE is parallel to BC, and now what he is saying that AE is equal to 3.2 है, AB 6 है, तो ये 2.8 रह गया, ये तो EC निकल ही गया यार। दोबारा देख लें, फिर देख लेते हैं। AE कितना दिया है, 3.2, और उसके बाद तो AB कितना है,
कहता है AB 6 है, ठीक है, और AD कितना है 2.4। अच्छा, ये नहीं दिया तो इसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। और उसके बाद AB 6 दिया है तो 2.4 माइनस करके ये कितना हो जाएगा 3.6। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, EC कैसे आएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल पाएंगे, EC। उसके बाद देन ही इज आस्किंग AC कैसे आएगा, तो भाई AC तो आ ही जाएगा, AE प्लस EC से हमारे पास AC का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 5 years ago a woman's age was the square of her son's age। 5 साल पहले इन दोनों की एजेस का ये था। 10 years hence her age will be twice of her son's age। find the ages of son 5 years ago, present age of the woman। तो भाई क्या करें, 5 साल पहले, तो हम एक काम करते हैं 5 साल पहले ही चलते हैं। 5 साल पहले सन की एज कितनी है, या फिर हाँ 5 years ago, थोड़ा पास्ट में चलते हैं, पुराने जमाने में चलते हैं। सन से एज कितनी आ गई, x। तो वुमेन की कितनी थी, स्क्वायर ऑफ हर सन से एज, तो वुमेन से एज कितनी आई, तो वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ही सेइंग, 10 years ends, तो फिर 5 साल पहले ये थी, तो अभी कितनी है, अभी पे भी चले जाना, नहीं तो फिर आप अब 10 years hence पे जाओ, तो कितनी आएगी x प्लस 15, और ये कितनी हो जाएगी 2x प्लस स्क्वायर प्लस। हर एज विल बी ट्वाइस द सन्स एज, अब कर दो 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 15। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30। टर्म्स ले आएंगे इधर, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x की वैल्यू निकाली जा सकती है। और उसके बाद फिर क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है फाइंड विल बी ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज। देखिए फिर समझते हैं, 5 साल पहले वुमेन एज वाज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, तो इसका मतलब वुमेन की एज कितनी है 2x स्क्वायर, और बेटे की कितनी थी x, तो अब कितनी होगी बेटे की x प्लस 5, वुमेन की कितनी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद बोलता है क्या, 10 years hence her age will be twice of her son's age। तो इसका 10 साल बाद बेटे की कितनी हो जाएगी x प्लस 5 प्लस 10, और मदर की कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10, तो 2x स्क्वायर प्लस 15 हो गया। अब कहता है ये वाली है जो डबल हो गई, किसकी, बेटे की, तो हमको क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 15, वाज स्क्वायर बोला कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर बोला, वाज स्क्वायर, तो इसका मतलब ट्वाइस नहीं करना, तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए काम, फिर ट्वाइस नहीं करना, तो इसका मतलब ट्वाइस हटा दिया हमने, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, बाकी सब चीजें तो सेम है, तो क्या बनेगा x माइनस 5 और इंटू x प्लस 3 जी। तो इसका मतलब 5 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 5 साल आ गई। फिर आज कितनी है, और आज किसकी मांग रहे हैं, वुमेन की, तो वुमेन की कितनी होगी 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, आज प्लस 5, आज की मांग रहे हैं 5 साल बाद की नहीं। 25 इंटू 2 कितना हो गया, 25 इंटू 2 50 प्लस 5 55 साल, तो ये वुमेन की एज मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 36। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 200 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ड्रॉ एन ओजाइव। ओजाइव हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमको क्लास में किस दिन बनाना सिखा देंगे ग्राफ ला करके। अदरवाइज ओजाइव में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं और उसके बाद फिर एक कर्व बनता है और वो फ्री हैंड से बनता है और फ्री हैंड के कर्व में मीडियन निकाली जाती है और मीडियन में अगर आपके पास जितनी टर्म्स है, अगर इवन में है तो n/2, अगर ऑड में है तो n+1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली जाती है। इस क्वेश्चन को हमको स्किप करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड इट जस्ट ग्राफिकल क्वेश्चन एंड दिस द इजीएस्ट क्वेश्चन। यही है क्वेश्चन स्कोर करने वाले। किसी को बिल्कुल लग रहा हो, जैसे मेरे पास पहले बहुत बच्चे आते थे, कुछ बाहर कंट्री के बच्चे आते थे जिनको इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी, तो उनको मैं कुछ टॉपिक्स करवाता था और वो बहुत मुझे क्लियर है कि वो क्या होते थे, एक मीडियन, एक मोड और एक मीन, ये तीन हो गए
और उसके साथ साथ मैट्रिसेस किया। फिर उसके बाद मैट्रिसेस करने के बाद थोड़ी सी मेहनत हम लोग किस में करते थे, बैंकिंग में करते थे। और बैंकिंग के साथ साथ जीएसटी हम उनको नहीं पढ़ाते थे, यहाँ की लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज में फर्क होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है जरा उसको हम देख लेते हैं। करेंगे क्या कि हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, √3x + 4 प्लस √3x - 5। अपॉन में क्या आएगा, √3x + 4 जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 1 अपॉन 9 - 1, 9 + 1 इज 10 अपॉन 9 - 1 इज 8। ये टर्म्स कट जाएंगी। क्या मिलेगा मुझको, 3x + 4 5/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 48x + 464 is equal to 25 3 जा 75x minus 125. 125 plus 64 is equal to 7x, 75x minus 48, तो कितना आ जाएगा 27x। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 189/27। मुझे लगता है थोड़ा सा कटेगा, 9 3 जा 21, 7 आ रहा है, x की वैल्यू 7 आ रही। ये हमको सॉल्व करने के लिए कहा गया था यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38, कंस्ट्रक्ट द सर्कल इन हेक्सागन ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। बना के भेजिएगा, सर्कल के अंदर बनाना है। सर्कल बनाया और उसके अंदर क्या करते होते हैं, थोड़ा सा बता दो मुझे, मैं भूल गया। सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के साथ साथ कितनी साइड बोली है, तो सर्कल का साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड। कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लिया एक पॉइंट यहां लिया और फिर यहां पर हमने पॉइंट मार्क किया और इनको मीट कर दिया, एंड दैट विल बी आवर हेक्सागन। इसकी साइड भी 3 आएगी और इसका सर्कल भी, रेडियस भी 3 होगा। A shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, when the sun rays meet the ground at an angle 60 degree, find the angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow। तो बोलता क्या है कि the shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of flagstaff when the 60 degree। तो पहले एक केस का तो बता रखा है, दूसरे केस का नहीं बताया। तो फ्लैगस्टाफ की हाइट कितनी है, h है। ये कितना है, कहता है 3h है। ये कितना है, कहता है h है। और ये एंगल कितना है 60, ये एंगल पूछा। तो फिर क्या करें, तो कहता है यहां पर जो शैडो की लेंथ है वो 3 टाइम्स है। अब हमें ये नहीं पता कि ये x है कि नहीं है, लेकिन मैं इसको x और जो मैं वैल्यू लूंगा यहां पर क्या लूंगा, x और 3x लूंगा। कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। ये एंगल 60 था, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितनी है 3x। तो पहले केस में tan 60 इज इक्वल टू h/x हो गया। तो इसका मतलब √3 इज इक्वल टू h/x हो गया और x इज इक्वल टू h/√3 आ गया। सेकंड केस है tan थीटा, h अपॉन टोटल कितना आ गया, ये कहता है 3x। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, h/x की वैल्यू कितनी है, तो कहता है h/x की वैल्यू है √3। तो √3/3 इट्स कमिंग 1/√3। इसका मतलब थीटा इज कमिंग 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थैंक यू। तो ये कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा पेपर। अब नेक्स्ट पेपर पर मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।